Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 2, Islam and its impact on the Middle East. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with the 5 principles of Islam. बेटा ये जो 5 principles हैं इस्लाम के पूरा की पूरा इस्लामिक रिलीजियन इन्हीं के ऊपर बेस करता है और ये 5 प्रिंसिपल इतने इम्पोर्टेंट है कि आज तक जितने भी मुस्लिम्स हैं वो इन्हें फॉलो करते हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर डेली लाइफ एंड फॉर वर्शिप। ठीक कोई बात। चलो, पूजा करने के लिए, अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम के लिए, डेली लाइफ में इनको कैसे रहना है, कब उठना है, कब बैठना है, क्या करना है, ये सब इन्हीं 5 प्रिंसिपल्स के अराउंड घूमता है। चलो, तो जो इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो बेस करती हैं 5 प्रिंसिपल्स पे और ये जो प्रिंसिपल्स हैं टिल डेट आज तक गाइड करते हैं मुस्लिम्स को उनकी डेली लाइफ में और उनकी वर्शिप में। ठीक है, चलो, तो पहला प्रिंसिपल है इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस का पहला प्रिंसिपल है कि सिर्फ एक ही भगवान है, अल्लाह, और मोहम्मद है उनके मैसेंजर। कोई और भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है बात। देयर इज नो अदर गॉड बट अल्लाह, सिर्फ एक ही भगवान है, अल्लाह, और मोहम्मद कौन है, उनके मैसेंजर हैं। फिर दूसरा, मुस्लिम्स को 5 बार प्रेयर करनी पड़ती है, प्रे करना पड़ता है 5 टाइम्स अ डे, एक दिन में 5 बार नमाज पढ़नी पड़ती है। ठीक है, किस डायरेक्शन में बैठ के, इन डायरेक्शन ऑफ काबा। अब काबा क्या है, क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर। देखो मैं बताती हूँ, ये है काबा, इसकी तरफ फेस करके आपको क्या करनी पड़ती है, नमाज पढ़नी पड़ती है। ठीक है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स हैं वो जब नमाज के लिए बैठेंगे 500 बार तो उनका फेस कहाँ पर होगा, इसी साइड में होगा। सो सेकेंड पॉइंट, मुस्लिम जितने भी हैं उन्हें 5 टाइम्स अ डे प्रे करनी होती है, जिससे वो कहते हैं नमाज, और वो किस डायरेक्शन में होगी, काबा के डायरेक्शन में होगी। अब काबा क्या है, क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर है, और ये जो नमाज होगी ये अपने हिसाब से किसी भी टाइम आप नहीं कर सकते, इसका फिक्स टाइम होगा। ठीक है, फिक्स टाइम होता है, 1 आवर 2 आवर उनको दिया जाता है, इस बीच में वो कभी भी नमाज पढ़ सकते हैं। अभी मुझे भी नहीं पता है कि फिक्स टाइम वो 1 आवर होता है, 2 आवर होता है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे अजान होती है। आप लोगों ने भी सुना होगा ना, वो ऐसे माइक से जोर की आवाज़ आती है, अल्लाह अकबर, और उस टाइम से इन लोगों को क्या पढ़नी पड़ती है, नमाज। तो दिन में कितनी बार बेटा, 5 बार। ऑल दोज हु हैव द मीन्स, जिनके पास भी प्रॉपर मीन्स अवेलेबल है कि वो अपनी लाइवलीहुड को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, अच्छे से अर्न कर रहे हैं, तो उन्हें बच्चा आर्म्स देना। आर्म्स का मतलब क्या होता है, दान। ठीक हुई बात। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ जा रही है, इकोनॉमिक फ्रंट पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, तो आप अपनी अर्निंग में से कुछ आर्म्स दोगे, कुछ दान दोगे, किसको, पुअर को, एज अ वे ऑफ सर्विंग गॉड। और ये जो दान होगा इसको किस तरीके से देखा जाएगा कि आप गरीबों की सेवा तो कर ही रहे हो, दैट इज डिफरेंट, पर ये आप गॉड को भी सर्व कर रहे हो। ठीक है, रिचुअल फास्टिंग होती है, वो भी ऑब्लिगेटरी एक्ट है। ठीक है, किस मंथ में, रमदान या रमज़ान, हम बोलते हैं रमज़ान या रमदान के, रमदान मंथ में 1 महीने पूरा फास्टिंग करनी होती है, कि इसको मुस्लिम्स को, ये एक ऑब्लिगेटरी एक्ट है। अब यहाँ पर ऑब्लिगेटरी एक्ट का मतलब क्या होता है, दैट यू मस्ट डू, अनिवार्य, करना ही चाहिए। एवरी मुस्लिम, हर मुस्लिम बेटा, वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह रहा हो, उसे अपनी पूरी लाइफ में अगर संभव हो तो मक्का जाना चाहिए ऑन हज, वंस इन इज लाइफ टाइम। और बेटा हर मुस्लिम का सपना होता ही है, वो थोड़े थोड़े पैसे इसके लिए जोड़ता ही है कि एक टाइम के बाद वो कहाँ जाएगा, हज जाएगा। तो हर मुस्लिम को अगर संभव हो तो कहाँ जाना चाहिए, मक्का। किसके लिए, हज के लिए। उसके लाइफ टाइम में एक बार तो जाना ही चाहिए। तो बेटा ये वो 5 प्रिंसिपल हमने पढ़े जिनके आसपास इस्लामिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस घूमती हैं, इन्हीं के ऊपर बेस करती हैं। इसके अलावा भी कुछ बातें प्रॉफिट मोहम्मद ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं उन्हें लिकर ड्रिंक नहीं करना है, मतलब शराब नहीं पीना है, दारू नहीं पीना है, वर्शिप एनी आइडल, और किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करनी। तो ये तो 5 प्रिंसिपल हैं। क्या क्या देखा 5 प्रिंसिपल में, कि भाई आप एक ही भगवान को मानेंगे जो कि अल्लाह होगा, फिर आप 5 बार नमाज पढ़ेंगे, नमाज की डायरेक्शन काबा होगी। फिर आपने देखा कि अगर आप वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करते हैं, अच्छी अर्निंग कर है आपकी, बहुत बढ़िया अर्न कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। हो सके तो अपने जीवन में एक बार कहाँ जाओ,
मक्का जाओ हज के लिए, और आप रमज़ान में फास्ट करो। ये तो इतनी सारी चीज़ें हमने देखी, ये तो करना ही है, पर इसके अलावा आपको और क्या करना है? शराब नहीं पीना है ना, ड्रिंक नहीं करना, विस्की वाइन राम कुछ भी नहीं पीना है। डू नॉट ड्रिंक लिकर, वर्शिप एनी आइडल, मूर्ति पूजा नहीं करनी है। वो मूर्ति भले ही किसी की भी हो, आपको मूर्ति पूजा नहीं करना है। और पैसा उधार नहीं देना है इंटरेस्ट पर। अगर किसी को नीड है तो आप उसे पैसा उधार दे सकते हो, लैंड का मतलब होता है उधार देना, पर उस उधार पे आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, मतलब ब्याज नहीं लोगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक हमें ब्याज देता है, हम किसी को लोन देते हैं तो हम उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे इंडियन बैंकिंग सिस्टम किस पे रन कर रहा है? पूरे लो इंटरेस्ट पे ही रन कर रहा है ना। वो व्यक्ति जिसके पास पैसे की कमी हो बैंक में जाके लोन लेता है तो बैंक उससे अच्छा खासा इंटरेस्ट लेता है। हम वो लोग जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो बैंक में रख देते हैं तो बैंक हमको थोड़ा सा कम % में इंटरेस्ट देता है। तो ये जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, इसी पे तो पूरा बैंकिंग सिस्टम रन कर रहा है। पर अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मोहम्मद, इंटरेस्ट लेना इंटरेस्ट देना दोनों ही गलत बात है। तो वो कहते हैं अगर कोई परेशानी में है तो आप उसको पैसा उधार दे दो, है ना, पर कभी भी उससे ब्याज मतलब इंटरेस्ट ना लो। ठीक है, ऐसे होता है ना, आप लोगों को पता होगा, 8th में हो तो इंटरेस्ट आपको पता ही होगा कि सपोज करो मैंने 1000 रुपीज़ आपसे लिए, तो आपने बोला ठीक है मैम अभी आप ले लो, पर मुझे इस पर 10% इंटरेस्ट देना। तो जब ये पैसा मैं आपको वापस करने आऊँगी तो मुझे आपको देने पड़ेंगे 1100 रुपी। 100 रुपी क्या हो गया? इंटरेस्ट। पर जो इस्लामिक प्रिंसिपल है वो कहते हैं इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, और हर मुस्लिम को सिंपल और मॉडेस्ट लाइफ जीनी चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा दिखावा वगैरह नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे किसको बच्चा? कुरान को। ठीक है बात, चलो। तो कुरान क्या है? होली बुक ऑफ मुस्लिम्स, है ना। जैसे हमारे रामायण है, महाभारत है, वैसे ही मुस्लिम्स की जो होली बुक, पवित्र पुस्तक, पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। ठीक है बात। ऑल द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद की जितनी भी टीचिंग थी, है ना, विच आर बिलीव टू बी द वर्ड्स ऑफ अल्लाह। देखो प्रॉफिट मोहम्मद अपने आप को क्या कहते थे कि मैं मैसेंजर हूँ। क्या हूँ? मैसेंजर हूँ। किसका मैसेंजर हूँ? किसका मैसेंजर हूँ मैं? अल्लाह का। तो प्रॉफिट मोहम्मद की जो भी टीचिंग हुई अल्टीमेटली वो किसकी टीचिंग हुई? अल्लाह की, है ना। तो जो होली बुक है कुरान, उसमें सारी टीचिंग्स लिखी गई हैं किसकी? प्रॉफिट मोहम्मद की। अब प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग मतलब फाइनली वो वर्ड किसके थे? अल्लाह के। और उनके वर्ड्स को, प्रॉफिट मोहम्मद के वर्ड को जो फाइनली किसने कहलवाए उनसे? अल्लाह ने। उन्हें कंपाइल कर दिया गया है किसमें? कुरान में। ये जो टीचिंग्स हैं, ये रिविलेशंस हैं किसके? प्रॉफिट मोहम्मद के, है ना। रिविलेशन को पहले भी हमने पढ़ा है, क्या मीनिंग होता है रिविलेशन? सीधे गॉड से कम्युनिकेशन, है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान खुद कम्युनिकेट करते हैं, अल्लाह ने खुद कम्युनिकेट किया है प्रॉफिट मोहम्मद को मैसेंजर बना के, है ना। तो ये जो टीचिंग्स हैं ये रिविलेशंस है किसके? प्रॉफिट मोहम्मद के, रिसीव्ड फ्रॉम गॉड ओवर अ पीरियड ऑफ 23 ईयर। और 23 सालों में जितना भी कुछ गॉड ने रिवील किया है किसको, मैसेज दिया है किसको? प्रॉफिट मोहम्मद को, वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं कुरान में। द कुरान इज़ कंपोज्ड इन अरेबिक। कुरान किस भाषा में लिखी गई है बच्चा? अरेबिक। तो ऐसा नहीं हुआ था कि एक बार में सारे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी किसको? प्रॉफिट मोहम्मद को। बार बार उन्हें रिविलेशंस होते थे, और लगभग कितने सालों तक वो रिविलेशन होते रहे? 23 ईयर्स तक रिविलेशन होते रहे। और प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद उनकी जितनी भी टीचिंग्स थी, जो कि फाइनली किसकी टीचिंग थी? अल्लाह की टीचिंग थी, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जो भी कहते थे वो रिविलेशन था किसका? गॉड का ही। तो सबको कंपाइल करके लिख दिया गया है कुरान में। और कुरान किस भाषा में है बच्चा? अरेबिक भाषा में। बहुत क्लियर पैराग्राफ है। कुरान क्या है? मुस्लिम्स की होली बुक है। जितनी भी टीचिंग थी प्रॉफिट मोहम्मद की, जिन्हें हम समझते हैं कि वो फाइनली वर्ड्स किसके थे? अल्लाह के। बिलीव टू बी द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, उन्हें कंपाइल कर दिया गया कुरान में। ये जो टीचिंग्स हैं ये फाइनली क्या थी? रिविलेशन। किसके रिविलेशन? अल्लाह के। किसको दिए उन्होंने ये रिविलेशन? प्रॉफिट मोहम्मद को, है ना। कितने सालों में? 23 ईयर्स में। और कुरान फाइनली किस भाषा में लिखी गई है? अरेबिक। अब चेक पॉइंट पढ़ेंगे। Makkah is the most important holy place of Muslim. True. The Quran contains revelation to Prophet Muhammad by Allah. True. Prophet Muhammad migrated from Baghdad to Makkah. No. गलत। ठीक है, चलो। All Muslims are required to pray in the direction of Kaaba. बिल्कुल सही।
All Muslims are required to pray in the direction of Kaaba. Muhammad's religion was based on uncompromised polytheism. नहीं, ये monotheism की बात करता है, एक ईश्वरवाद मतलब एक भगवान हो, है ना, उसकी बात करता है, polytheism की बात नहीं करता। अब खलीफा और कैलिफेट, तो ये जो वर्ड बेटा खलीफा है ये अरबिक वर्ड है, इसी को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैलिफेट। ठीक हुई बात। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हो जाती है तो अब ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि अब इतने बड़े इस्लामिक वर्ल्ड को कौन संभालेगा, कौन रूल करेगा, रूल्स रेगुलेशन कौन बनाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो अबू बकर होते हैं वो टाइटल ले लेते हैं किसका, कैलिफ का। अब अबू बकर कौन है, तो अबू बकर प्रॉफिट मोहम्मद के बहुत ही फेथफुल फ्रेंड हैं, बहुत ही बड़े फॉलोअर हैं। अबू बकर कौन है, प्रॉफिट मोहम्मद के बहुत ही बढ़िया अच्छे दोस्त हैं और फॉलोअर भी हैं। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद की हो जाती है डेथ, उसके बाद इस्लामिक वर्ल्ड को संभालने की जिम्मेदारी कौन ले लेते हैं, अबू बकर। किस टाइटल के अंदर, कैलिफ टाइटल के अंदर। ठीक है बात। और इनका जो ऑफिस होता है उसे क्या कहा जाता है, कैलिफेट। खलीफा पोजीशन हो गई और कैलिफेट उसके ऑफिस को कहा जाने लगा। फिर जो कैलिफ होता था वो था रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड ऑफ द मुस्लिम्स। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुस्लिम रह रहे हैं उनका रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड वो किसको मानते हैं, कैलिफ को मानते हैं। ठीक है बात। कैलिफ एंग्लाइज्ड फॉर्म है। कैलिफ क्या एंग्लाइज्ड फॉर्म है वर्ड खलीफा का। खलीफा क्या है, अरबिक वर्ड है, उसी को इंग्लिश वर्ड क्या है, कैलिफ। The successor of Muhammad were known as खलीफा। तो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद उनके जो सक्सेसर हुए उन्हें हमने क्या कहा, खलीफा। तो बेटा पहले खलीफा कौन हुए, पहले कैलिफ कौन हुए, अबू बकर। अब हम अबू बकर को पढ़ेंगे तो बच्चा जो अबू बकर थे उन्होंने अरब आर्मीज को एक्सेप्शनल फाइटिंग फोर्सेस में कन्वर्ट करके रख दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। देखो हमने ये तो पढ़ लिया है कि अबू बकर अब क्या बनेंगे, खलीफा बनेंगे, मतलब पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहे हैं, अबू बकर। तो अबू बकर ने अपने टाइम में जब वो कैलिफ थे उस टाइम में इन्होंने अरब आर्मी को एक एक्सेप्शनल फाइटिंग फोर्स में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। His successors conquered many regions। इनके अबू बकर के जो सक्सेसर्स थे या अबू बकर के टाइम से ही इन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट रीजन को कनकर करना, जीतना चालू कर दिया था। और ये अल्लाह के मैसेज को फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैला रहे थे। कौन, अबू बकर ने जो आर्मी थी उसको एक एक्सेप्शनल फाइटिंग फोर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आसपास की सारी टेरिटरीज को जीतने लगे, बहुत दूर दूर तक की टेरिटरीज को जीतने लगे और वहाँ पर भी किसके मैसेज को स्प्रेड कर दिया, अल्लाह के मैसेज को स्प्रेड कर दिया। द एम्पायर ऑफ द कैलिफ्स कवर्ड। अब कैलिफ्स का एम्पायर जो था वो कितना बढ़ गया था, ये इस बात से समझो कि कैलिफ का जो एम्पायर था उसमें ईरान, सीरिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, इतना सारी कंट्रीज उसका पार्ट बन गई थी। तो समझ में आ रहा है कि खलीफा के एम्पायर में कौन कौन से कंट्रीज थे, ईरान, सीरिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका का रीजन, सेंट्रल एशिया का रीजन और स्पेन। तीन तो कंट्रीज के नाम दिए हैं, स्पेन, ईरान और सीरिया। और फिर सेंट्रल एशिया में जितनी भी कंट्रीज हैं वो, और नॉर्थ अफ्रीका में जो 2-3-4 कंट्रीज हैं वो, ये सब किसका एम्पायर बन गई थी, कैलिफ का। द अरब सेटल्ड इन द कनकर्ड रीजन। और अरब ने धीरे धीरे जो जीते हुए रीजन थे वहाँ पर सेटल होना चालू कर दिया, है ना। द अरब्स सेटल्ड इन द कनकर्ड रीजन, जो रीजन में वो जिस रीजन को वो जीत लेते वहाँ पर अरब्स रहना चालू कर देते, है ना, मतलब फाइनली वहाँ पर मुस्लिम रहने लगते। और वहाँ पर फिर वो वेल नोन सिटीज़ बनाते जैसे बगदाद, कायरो, डमास्कस। दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। अब ये एग्रीकल्चर भी करते, इंडस्ट्रीज भी थी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी थी और व्यापार भी, ट्रेड भी करते। ठीक है बात। तो अबू बकर ने आर्मी को एक एक्सेप्शनल फाइटिंग फोर्स में रेडी कर दिया। इनके जितने भी सक्सेसर थे इंक्लूडिंग अबू बकर, इन लोगों ने बहुत सारे रीजन्स को जीता और वहाँ पर इस्लाम को स्प्रेड किया। उसमें आता है ईरान, सीरिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन। जिस भी रीजन को ये जीतते वहाँ जाके रहने लगते और वहाँ जाके रहने में इन्होंने कुछ अच्छी अच्छी सिटीज़ बनाई हैं, बगदाद, कायरो, डमास्कस। अब ये सिर्फ नोमैड्स नहीं रहे, अब ये एग्रीकल्चर को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडस्ट्री को भी और ट्रेड को। इसके बाद आते हैं उमैयाद कैलिफ्स। ड्यूरिंग द रूल ऑफ उमैयाद कैलिफ, अबू बकर के बाद जो कैलिफ्स थे उनमें एक डायनेस्टी ने रूल किया, वो थी उमैयाद डायनेस्टी। तो जब उमैयाद कैलिफ्स रूल कर रहे थे तो इन्होंने अपनी कैपिटल को कहाँ लेके चले गए, डमास्कस। डमास्कस कहाँ पर है, सीरिया में। द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू डमास्कस इन सीरिया। उमैयाद कैलिफ ने जब रूल करना स्टार्ट किया तो वो कैपिटल कहाँ ले गए, डमास्कस ले गए। डमास्कस कहाँ पर है, सीरिया में।
द अरब रीच्ड अप टू अफगानिस्तान, और उमैयाद कैलिफ जब रूल कर रहे थे तो अरब्स का मतलब मुस्लिम वर्ल्ड, अरबिक इस्लामिक वर्ल्ड कहाँ तक फैल गया? अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, नदर्न अफ्रीका और स्पेन। मतलब ये तो पहले से ही थे, है ना, अबू बकर के टाइम पे ये 3 रीजन थे, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ अफ्रीका और स्पेन। पर अब इस्लाम कहाँ तक पहुँच गया था? अफगानिस्तान तक पहुँच गया। इस्लाम ऑल्सो रीच्ड अप टू सिंध, मतलब इस्लाम सिंध तक पहुँचा। रिवर इंडस के डेल्टा तक पहुंच गया 712 CE में। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? तो उमैयाद कैलिफ के अंदर अरबिक वर्ल्ड में एक नया एरिया जुड़ा, वो कौन सा था? अफगानिस्तान। इसके बाद ये इंडस रिवर के डेल्टा तक पहुंचे 712 में, और सिंध तक इन्होंने अपने रूल को एस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, तो क्या याद रखना है यहाँ पर आपको? अफगानिस्तान, सिंध और इंडस रिवर का डेल्टा। बाकी ये 3 तो पहले ही आपको पता होंगे। अब हम देखेंगे बेटा अबेसिड्स कैलिफ को। तो अबेसिड्स कैलिफ में आपको 2 बातें बहुत ज़्यादा याद रखना है। पहली बात तो ये कैपिटल और दमास्कस से बगदाद ले गए, और दूसरी बात कि जब अबेसिड कैलिफ रूल कर रहे थे तो इस रूल ने अरब एम्पायर ने नई हाइट्स को टच किया, बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ, बहुत ज़्यादा एक्सपांड हुआ अरब एम्पायर। किसकी रीन में? अबेसिड कैलिफ की रीन में। ये 2 बातें बहुत अच्छे से ध्यान रखना। और बेटा ये अपनी कैपिटल कहाँ लेके गए? दमास्कस से बगदाद। चलो, तो जो अबेसिड कैलिफ थे उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया दमास्कस से बगदाद। जो अरब एम्पायर था वो अबेसिड्स कैलिफ के अंदर में एमर्ज हुआ एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर। बहुत पावरफुल एम्पायर बन चुका था अबेसिड कैलिफ के अंदर अरब एम्पायर। ये ग्रेटली इसलिए और इन्हीं की वजह से, इट वॉज ग्रेटली ड्यू टू देयर एफर्ट, इनके एफर्ट से ही बच्चा जो बगदाद था वो कल्चरल कैपिटल बन गया एंशिएंट वर्ल्ड की। एंशिएंट वर्ल्ड की कल्चरल कैपिटल किसको कहा जाने लगा? बगदाद को। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि अबेसिड कैलिफ ने इतना काम किया था, है ना, इतने एफर्ट्स लगाए थे कि बगदाद क्या बन गया? कल्चरल कैपिटल ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। जब अबेसिड्स रूल कर रहे थे तो इन्होंने मैसिव एक्सपांशन किया, ये इस्लाम को पर्शिया और उसके बियॉन्ड भी ले गए। इनका अब एम्फेसिस था मेंबरशिप इन कम्युनिटी, है ना, बियॉन्ड अरब नेशनलिटी। अब अरब नेशनलिटीज पे ही आप फोकस नहीं करेंगे, आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं किसकी? कम्युनिटी की। कंट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम, जो अरब किंगडम था वो 3 कॉन्टिनेंट के इंटरेक्शन में था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। तो जो अरब किंगडम था वो इंटरकनेक्टेड था, मतलब जो इस्लामिक वर्ल्ड था वो कहाँ कहाँ तक फैल गया था बच्चा? 3 कॉन्टिनेंट्स में, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। ये जो अरब वर्ल्ड था अब कितने कॉन्टिनेंट के टच में है? 3 कॉन्टिनेंट के टच में है, मतलब 3 कल्चर के टच में है। ठीक है, कांस्टेंट टच विद डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर। वो कल्चर कहाँ कहाँ का? एशिया का, अफ्रीका का और यूरोप का। एंड देयर ग्रोथ, उनका 3 कल्चर के कांटेक्ट में आना, उनकी ग्रोथ होना, इसकी वजह से ही इन्होंने नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। अब अरब्स ने इंडियन ट्रेडिशन से डेसिमल सिस्टम और न्यूमेरल सिस्टम को लेके पूरे वर्ल्ड में फैला दिया, है ना। द अरब took the decimal system and numerals from Indian tradition and contributed significantly to various branches of maths. मैथ्स की वेरियस ब्रांचेस में अरब्स का कंट्रीब्यूशन था, और इस कंट्रीब्यूशन की मेन वजह थी कि इन्होंने इंडिया से डेसिमल सिस्टम लिया और इंडिया से न्यूमेरल सिस्टम लिया, और इन्होंने वर्ल्ड को मैथ्स की डिफरेंट ब्रांचेस दी, वो थी अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बात। तो अरब ने किससे लिया डेसिमल सिस्टम, न्यूमेरल सिस्टम? इंडियन ट्रेडिशन से लिया, और इस सिस्टम को यूज़ करके इन्होंने डिफरेंट ब्रांचेस बनाई, वेरियस ब्रांचेस बनाई मैथमेटिक्स की, जैसे अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। अरब ने इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की ज्योग्राफी की फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में। एस्ट्रोलैब एक इंस्ट्रूमेंट है, ये किसने ही बनाया? अरब्स ने बनाया, विच हेल्प ग्रेटली इन नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन में अगर आप समुद्र में कहीं चल रहे हो तो आपको नेविगेशन में हेल्प करता है एस्ट्रोलैब। इसको बनाने वाले थे अरब साइंटिस्ट। जो अरब थे उन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है सेक्युलर लिटरेचर में भी, वो लिटरेचर जिस धर्म से कोई नाता नहीं था, सेक्युलर लिटरेचर। A noted example of this is रुबायात बाय पर्शियन पोइट। पर्शियन पोइट उमर खयाम ने दिया क्या? रुबायात। Another very famous work which can be contributed to the Arab is 1001 Nights, और more popularly known as Arabian Nights। तो Arabian Nights का दूसरा नाम क्या भी है? 1001 Nights। ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है अरेबिक लिटरेचर का, और एक पर्शियन पोइट थे जिनका नाम था उमर खयाम, उसने क्या दिया? रुबायात।
तो बेटा अरब्स ने सेक्युलर लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिए, उसमें से दो आपको याद रखना है, एक रुबैयात और 1001 नाइट्स, जिसको हम अरेबियन नाइट्स भी कहते हैं। स्प्रेड ऑफ इस्लाम, apart from Abbasid policy of expansion, the growing Arab trade also helped the spread of Islam. देखो अबेसिद की तो पॉलिसी थी कि एक्सपांशन करना है, इसके अलावा जैसे अरब ट्रेड बढ़ता जा रहा था इस्लाम ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता जा रहा था बियॉन्ड द अरेबिक वर्ल्ड। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अरब नेशनलिटी हो या आप उसी पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हो जहाँ पर अरब रूलर्स हैं। आप मेंबरशिप के आधार पे भी दुनिया भर में रह सकते हो, बस आपको क्या करना है, 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। It became popular among the West and Central Asian tribes. अब ये वेस्ट में सेंट्रल एशियन ट्राइब्स में भी बहुत फेमस होने लगा क्या, इस्लामिक रिलीजन। इस्लाम और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, इट वॉज थ्रू द कमिंग ऑफ अरब ट्रेडर्स। जैसे जैसे अरब ट्रेडर्स इंडिया में आए, इस्लाम भी इंडिया में आ गया। बहुत सारे जो अरब ट्रेडर्स थे जो इंडिया में आए 7th और 8th सेंचुरी में, वो यहीं पर आके रह गए। अब इंटरमिंगलिंग होने लगी, मिलने लगे, किस किस के विचार, किस किस का खाना पीना, इनके तरीके हमारे तरीके। तो अब जो अरब ट्रेडर्स थे और इंडियन लोकल मर्चेंट्स थे, ये अपनी बिलोंगिंग्स को शेयर करने लगे, है ना। जो अरब्स होते जो यहाँ पर आके रहने लग गए, वो खाना अपने तरीके से बनाते हैं, इंडियंस अपने तरीके से बनाते हैं, इनका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो अपना होता है, और इस तरीके से कल्चरल फ्यूज़ होने लगा, इंटरमिंगलिंग होने लगी। अब जो इंटरमिंगलिंग थी अरब ट्रेडर्स की और इंडियन लोकल्स की, उसने भी हेल्प किया इस्लाम को इंडिया में धीरे धीरे स्प्रेड करने में, ग्रेजुअल स्प्रेड में। बट दैट डिड नॉट मेक मच इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टिंग इंडियन पॉपुलेशन। पर इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया था इंडियन पॉपुलेशन पे। जो एक्चुअल एडवेंट होता है इस्लाम का इंडिया में, वो बिगेन होता है अरब इन्वेजन से। वो अरब इन्वेजन कब होते हैं, 8th सेंचुरी में। एंड देन टर्किश इन्वेजन, अरब इन्वेजन टर्किश इन्वेजन लेके आते हैं एक्चुअल में इस्लाम को इंडिया में। टर्किश इन्वेजन कब होते हैं, 11th सेंचुरी में। अरब इन्वेजन कब हुए बच्चा, अगर कोई पूछे अरब इन्वेजन कब हुए, तो अरब इन्वेजन हुए थे 8th सेंचुरी में। टर्किश इन्वेजन कब हुए, तो टर्किश इन्वेजन हुए 11th और 12th सेंचुरी। Muhammad bin Qasim was probably the first Islamic ruler to have invaded India in 712. 712 में मोहम्मद बिन कासिम पहले इस्लामिक रूलर थे जिन्होंने इंडिया को लूटा, इन्वेड किया। इन्होंने सिंध को जीता आफ्टर डिफीटिंग किंग दाहिर को हरा के सिंध को जीता किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। और मोहम्मद बिन कासिम पहले इस्लामिक रूलर थे जिन्होंने इंडिया को लूटा। इन द बैटल ऑफ रेवार, सिंध दैन बिकेम द प्रोविंस ऑफ उमैयाद खलीफ। और सिंध किसका रीजन बन गया, उमैयाद खलीफ का रीजन बन गया। अरब्स ने फिर सिंध को ऑक्यूपाई किया, मुल्तान को ऑक्यूपाई किया, और दूसरी इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो नॉर्थ वेस्ट में थी उनको एक्सपांड किया, बट कुड नॉट एक्सपांड फर्दर ड्यू टू रेजिस्टेंस फ्रॉम राजपूत। पर राजपूत्स ने एक अच्छा रेजिस्टेंस इनको दिया और ये बहुत आगे तक नहीं आ पाए। सिर्फ कहाँ तक रहे, सिंध, मुल्तान और दूसरे इंपॉर्टेंट नॉर्थ वेस्ट की टेरिटरीज। बाद में तो राजपूतों ने इन्हें रोक लिया। तो बेटा ये है मैप स्प्रेड ऑफ इस्लाम का। 600 से 10th सेंचुरी के एंड तक कितना इस्लाम फैल चुका था, इस पूरे रीजन में इस्लाम था। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि ब्राउन पार्ट जो है उसमें कॉन्क्वेस्ट दिखाई है अब्बासिड्स की, ग्रीन पार्ट में उमैयाद्स की, येलो पार्ट में राशिद खलीफ की, है ना, और ग्रीन पार्ट वो है जो खुद प्रॉफिट मोहम्मद जीत के गए थे। बेटा अरब के बाद बारी आती है किसकी, टर्क्स की, जैसे कि महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, इन्होंने भी इंडिया को इन्वेड किया। दे वर ऑल्सो फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। तो महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, ये भी किसको फॉलो करते थे, इस्लाम को फॉलो करते थे। दे वर अट्रैक्टेड बाय द फेबुलस वेल्थ ऑफ इंडियन टेम्पल्स। अच्छा, महमूद गजनी की बात करूँ या महमूद गौरी की बात करूँ, तो ये इंडिया को लूटने आए थे सिर्फ एक ही पर्पज़ से, क्योंकि ये बहुत इंस्पायर थे कि यार इंडिया जो है इसके टेम्पल्स में बहुत वेल्थ है, चलो अब उसको चल के लूटते हैं। ठीक, कोई बात, चलो। So student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, do write in comment section.